Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna. So today we will just continue with our chapter. So let's start without any delay. In 1954, India signed an agreement with China to establish reciprocal relations known as the Panchashil Doctrine. Its 5 principles of peaceful coexistence were, देखिए 1954 में इंडिया ने चाइना के साथ में अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, एक रेसिप्रोकल रिलेशन बनाने के लिए जिसको पंचशील डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। उसके जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जो 5 प्रिंसिपल्स थे वो ये हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवर्जिनिटी। सेकेंड, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। थर्ड, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। इक्वालिटी एंड कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। फिफ्थ, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। देखिए ये 5 चीज़ें थी। सबसे पहला कि जो टेरिटरी है मतलब जो एक दूसरे की जो टेरिटरी होगी वो इंटीग्रिटी और सॉवर्जिनिटी, मतलब सभी कोई क्या करेंगे, एक दूसरे की दोनों ही पार्टीज क्या करेगी, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेगी उनके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवर्जिनिटी की। सेकेंड, नॉन अग्रेशन, मतलब दोनों ही क्या कर रहे हैं, नॉन अग्रेशन के लिए अग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ठीक है, किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर्स पे दूसरी कंट्री क्या है उस चीज़ पे इंटरफेरेंस नहीं करेगी। इक्वालिटी और कॉपरेशन इन म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों के लिए जो भी बेनिफिशियल कॉपरेशन होगा वो वहाँ पर वो लोग करेंगे। देन नेक्स्ट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, एक साथ में शांति से रहना। India adopted the Panchashil doctrine with all its neighboring countries, but its relation with its neighbors did not improve in spite of these efforts. The relationship with Pakistan had been tense ever since independence, with both countries claiming Kashmir and fighting 2 wars, 1948 and 1965, to establish their claim. Even today, Kashmir remains a point of contention between the two countries. इंडिया ने पंचशील डॉक्ट्रिन की जो पॉलिसी थी वो अपने सारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में निभाई, ठीक है, अडॉप्ट की। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा जो इंडिया का जो रिलेशन था पाकिस्तान के साथ पे वो बहुत ज़्यादा टेंस था, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद से जो पाकिस्तान और इंडिया का जो रिलेशन है वो काफ़ी टेंस्ड रहा है और दोनों ही कंट्रीज क्या कर रही हैं, कश्मीर के ऊपर क्लेम कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 2 वॉर्स भी हुए हैं 1948 और 1965 में, ताकि वो अपना क्लेम कर सकें कश्मीर एरिया पर, जो जगह है वहाँ पर। आज भी कश्मीर जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में कंटेंशन पे है, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज के बीच पे वो फंसा हुआ है। आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, इंडियाज relationship with China to begin to deteriorate with tension prevailing along the India-China border and in China's control over Tibet also being a conflict point. In 1962, China launched a sudden and unprovoked attack on India, inflicting heavy losses on the Indian army. देखिए एक स्टार्टिंग में जो इनिशियल पीरियड के बाद में, ठीक है, इंडिया और चाइना का जो रिलेशनशिप था वो भी धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा था, वहाँ पर भी टेंशन्स आने लग गए थे, खासकर इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और चाइना ने क्या किया था, तिब्बत के ऊपर जब कंट्रोल किया था तो वो सारे पॉइंट्स जो थे वो एक कन्फ्लिक्ट के पॉइंट्स बन गए थे। 1962 में चाइना ने अचानक से इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा लॉसेस देखने पड़े। Non-alignment and Panchshil were thus the 2 pillars on which India built its foreign policy in the first 2 decades after independence. They helped the country crave out an independent space for itself in a world divided into 2 global power blocks and also influenced its economic development. देखिए नॉन अलाइनमेंट और पंचशील जो था वो इंडिया के लिए इंडिया फॉरेन पॉलिसी के साथ में, ठीक है, इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी बनाई थी ये इंडिपेंडेंस के बाद में, स्टार्टिंग के 2 डेकेड्स पे ये वो सारे अग्रीमेंट्स थे। इसने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और पंचशील मूवमेंट था उन्होंने हमारी कंट्री को अलग से निकाला, ठीक है, अलग से मतलब जब पूरी दुनिया 2 ग्लोबल पावर ब्लॉक्स पे डिवाइडेड थी तब इंडिया ने क्या किया,
इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। और इस 2 पावर ब्लॉक्स के अलावा उसने क्या किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। और वो काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो उससे भी बहुत इन्फ्लुएंस थे। नेहरू रिमेन्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 to 1963 and played a decisive role in shaping India's democratic and secular government and its industrial development. Lal Bahadur Shastri became the next prime minister and led the country successfully in the 1965 India-Pakistan war, after which he met an untimely death. Indira Gandhi then became the prime minister in 1965 and continued in the post until 1977. देखिए, नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने 1947 से लेकर 1963 तक नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिसिसिव रोल प्ले किया इंडिया की डेमोक्रेटिक और सेकुलर गवर्नमेंट को शेप करने के लिए और यहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी। लाल बहादुर शास्त्री नेहरू के बाद में नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने 1965 तक इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी हमारी कंट्री को लीड किया। फिर अचानक से उनकी अनटाइमली डेथ हो गई और फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी 1965 में, और फिर वो इस पोस्ट पर बनी रही 1977 तक। नेक्स्ट देखिए, रीजनल पार्टीज एंड द राइज ऑफ रीजनल मूवमेंट्स। The year from 1967 to 1971 was the era of the rise of regional parties and regional movements. The trend began with the 1967 general elections. The social groups that had benefited from the land reforms and economic development in the first 2 decades after independence had begun organizing themselves into political parties. These regional parties sought to establish their political identity by making a bid for power during this election. जो 1967 से लेकर 1971 का जो पीरियड था उस बीच पे जो रीजनल पार्टीज थी, ठीक है, जो रीजनल पार्टीज थी और जो रीजनल मूवमेंट्स थे वो वहाँ पर बढ़ने लगे थे। और क्योंकि 1967 में जो जनरल इलेक्शंस थे वो आने वाले थे, इस वजह से जो रीजनल पार्टीज का जो रीजनल मूवमेंट था वो भी बढ़ने लगा था। जो सोशल ग्रुप लैंड रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जो आप इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी रीजनल फॉर्म्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे थे वो ऑर्गेनाइज होने स्टार्ट हुए थे, और पॉलिटिकल पार्टीज उनमें क्या हो रही थी, उनको इंक्लूड, मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर इंक्लूड हो रही थी, ठीक है। अब ये जो रीजनल पार्टीज थी वो यहाँ पर अपने एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी स्टैब्लिश करना चाहती थी ताकि वो नेक्स्ट इलेक्शन पे पावर पर आ सके। Although the Congress party once again won a majority of 284 seats in the Lok Sabha, the 1967 verdict was its worst electoral performance since independence. The party was defeated in the states of Bihar, Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Kerala. This defeats altered the electoral landscape of the country, showing that democracy had established strong roots as India progressed to a multi-party political system. In Kerala and Tamil Nadu, the main opposition party formed the government, while on the other states, the opposition parties joined hands to form coalition governments. But these coalition governments were unstable and could not remain in office for long, with corruption and defections leading to their downfall. देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी ने वो मतलब उस वक्त पे जो इलेक्शंस हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी, 284 सीट्स मिली थी लोकसभा में 1967 के में। लेकिन 1967 पे जो उनका जो इलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंस के बाद में, उसमें उस कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा डिफीट देखना पड़ा था। उन्हें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरला, ये सारे स्टेट्स पे उनकी हार हुई थी। ये जो यहाँ पर उनकी जो हार हुई थी यहाँ पर वो पूरी कंट्री के लिए, ठीक है, पूरी कंट्री में अब ये शो करने लगा कि हमारी कंट्री ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है और डेमोक्रेसी ने एक अच्छी तरीके से हमारी कंट्री में एक पकड़ बनाकर रख ली है। हमारी जो कंट्री है वो अब क्या हो रही है, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम पे आ रही है।
केरला और तमिलनाडु में जो मेन अपोजिशन पार्टी थी वो वहाँ पर जीती थी, और बाकी सारे जगह पर जो अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने दो पार्टीज एक साथ मिलकर वहाँ काम कर रही थी। तो यहाँ पर जो कोalition गवर्नमेंट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है, मतलब जो दो पार्टीज एक साथ काम कर रही हैं वहाँ पर उस वक्त पे वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी, और वहाँ पर ऑफिस पे ज़्यादा टाइम तक वो नहीं रह पाए, क्योंकि वहाँ पर करप्शन हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा जो लीडर्स जो थे वो अपने डाउनफॉल की तरफ जा रहे थे। Many regional movements also began to emerge during this phase as regional sentiments once again began to assert themselves. For example, a demand for a separate Telangana state emerged in Andhra Pradesh, led by Osmania University students who complained that only a few regions in the state were benefiting from economic development. In 1969, a new state of Meghalaya was carved out of the Khasi, Jaintia and Garo tribal districts in Assam. Punjab, which had been reorganized in 1966 but did not get Chandigarh as its capital, began agitating to include the city in the state in 1968-69. In Maharashtra, a demand, Bombay, for Maharashtrians only, was made under the leadership of Shiv Sena, the main target being the South Indian residents who were accused of snatching the jobs from Maharashtrians. The youth in Kashmir, Nagaland and other states also began raising long-standing demands. देखिए, जो रीजनल मूवमेंट, बहुत सारे रीजनल मूवमेंट्स थे जो कि उस वक्त पे देखा जा रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पर एक सेपरेट तेलंगाना स्टेट की डिमांड आंध्र प्रदेश के जो लोग थे वो कर रहे थे, जिसको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। उनका कहना यह था कि वो बहुत ही कम ऐसे रीजन्स हैं जो कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बेनिफिट हो रहे हैं, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वहाँ पर बेनिफिट हो रहे हैं। 1969 पे एक नया स्टेट मेघालय बना था। खासी, जंतिया और गारो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को एक साथ मिलाने के बाद में मेघालय जो है वो बना था। और पंजाब को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था 1966 पे, लेकिन जब उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया था तो चंडीगढ़ उनके कैपिटल पे नहीं था। तो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे और उस सिटी को उनके स्टेट पे पंजाब डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूड करने की मांग करने लगे 1968 और 69 पे। महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे, मुंबई फॉर महाराष्ट्रियंस ओनली का जो नारा है वो चलने लगा। जो शिवसेना थे वो वहाँ पर उनके लीडरशिप में ये सारी चीज़ें हो रही थी। उनका जो मेन टारगेट था वो ये था कि जो साउथ इंडियन रेसिडेंट्स हैं जो कि वहाँ पर आकर महाराष्ट्र में आकर उनकी जो जॉब्स हैं, जो महाराष्ट्रियंस के जो जॉब है वो वहाँ से छीन रहे हैं। उसी तरीके से कश्मीर, नागालैंड और बाकी सारे स्टेट्स पे जो यूथ थे वो भी अपनी डिमांड्स को सामने में रखने लगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेशनल लैंग्वेज एंड द एंटी हिंदू एगिटेशन। थैंक यू।